मुखी जी, आपके कमरे में ये मंगलसूत्र किसका है ये? माँ, ये तो अंजी चाची का मंगलसूत्र है। ये वाला मंगलसूत्र तो चाची का है। उन्होंने बाबा को ये मंगलसूत्र ठीक करवाने के लिए दिया, लेकिन लगता है बाबा इसको ठीक करवाना भूल ही गए। देखो बाबा, आपकी भूलने की आदत अभी भी नहीं गई। ये तो बहुत ही प्यारा मंगलसूत्र है और सोनार ने इसे ठीक भी तो कर दिया है। जाओ इसे जाकर चाची को दे दो। पता नहीं मुखी जी सो गए होंगे या नहीं। और बच्चों को तो हमसे कहानी सुने बिना नींद भी नहीं आती। यो कैसा इम्तिहान है जिस शख्स के लिए मैं पिछले 5 साल तक तड़पता रहा। आज वो मेरे पास है पर उसके होने की खुशी ना होके बावरी के बिछड़ने का गम हो रहा है। मन पहले बिना शख्स के जिंदगी अधूरी थी और अब बिना बावरी के क्या करो भगवान, अपने अतीत के साथ जीऊं कि अपने वर्तमान के साथ। पता नहीं किस हाल में होगी बावरी। बावरी से मिले बगैर मेरे दिल को भी चैन ना पड़ रहा। मन ने उसे देखने जाना ही होगा, उससे बात करनी होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमरा भी आपका, हवेली भी, और हम रुक क्यों गई? बोल बोल के तू भी है। मुखी जी, मुखी जी, मुखी जी, इस समय इतनी रात को हमें बिना बताए कहाँ गए? मैं जानता हूँ तो आगे क्यों ना बोली। तन्ने लग रहा है कि साक्षी के आने के बाद मैं तन्ने भूल गया हूँ। अरे ऐसा ना है बावरी, मैंने पता ना है क्यों ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा है। 5 साल पहले साक्षी को मेरे से छीन लिया, फिर तू मेरी जिंदगी में आई और तन्ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। और जब मैंने तेरे साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की तो अचानक मेरी पुरानी जिंदगी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने आज तक तन्ने सिर्फ दुख दिए, बात बात पर तन्ने सजा दी है। हर बार तेरा दिल दुखाया है और जब तन्ने सुख देने का टाइम आया तो भगवान ने किस
दुविधा में डाल दिया मन ने। एक तरफ साक्षी, एक तरफ तू। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं। मैं किससे माफी मांगू, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतना पता है कि मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। तू मालकिन होते हुए भी ऐसे यहां नौकरों की तरह रह रही। मैंने बहुत दुख दिया तन्ने। मैं गुनहगार हूं तेरा। तू मुझे जो सजा देगी मैं भुगतने को तैयार हूं। तू बोल, क्या करूं मैं? तू बोल। सजा गलती करने पर दी जाती, सच बोलने पर नहीं। कुछ गलत नहीं किया। भाग्य ने सिर्फ आपके साथ ही खेल नहीं खेला, बल्कि हम सबके साथ खेल खेला। अब तो खुद एक दुविधा में। और आप कान्हा जी की तरह कोई भगवान थोड़ी ना, जो राधा और मीरा दोनों को अपना ले। और हम मीरा तो सब कुछ सह लेंगे। शायद हमारे जीवन में आपकी जीवन संगिनी बनना नहीं लिखा था। इसलिए इस मुश्किल समय में थोड़ा सा धैर्य रखिए। जरूर कान्हा जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सब कुछ ठीक कर देंगे वो। और अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है साक्षी जी की तबीयत। बस एक बार वो बिल्कुल ठीक हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। मुखी जी ऐसे कहाँ जा सकते हैं? पर मैं तन्ने ऐसे नौकरों के कमरे में यूं तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। पर हम आपको ऐसे दुखी कभी नहीं देख सकते। आज जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है ना, वो आप है। पर फिर भी आप खुद टूट कर भी हमें और साक्षी जी दोनों को संभाल रहे हैं। मुखी जी, आपको साक्षी जी ने बताया कि वो इतने सालों से कहाँ थी, किस हाल में थी? हाँ, बताया उसने। इतने सालों तक वो आदिवासियों के पास थी। खाई में गिरने के बाद वो लोग उसे लेकर चले गए थे और 5 साल तक वो कोमा में थी, जबकि हम लोगों को लगा कि उसकी मौत हो गई है। और जब उसे होश आया तो वो लोग उसे यहाँ छोड़ के चले गए। साक्षी जी ने मुखी जी को इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उन्होंने सच क्यों नहीं बताया कि उन्हें तो अंजलि भाभी ने इतने सालों तक उस खंडर में कैद कर रखा था? ये आदिवासियों और कोमा में रहने की बात वो क्यों कर रही हैं? भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा हमारे। जब तक यहाँ पर है, मैंने किसी भी चीज की जरूरत हो मैंने क्या देना। एक चीज चाहिए, एक बार मन से याद कर लेना, तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा मैं। सांवरे
तू यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक है ना? हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पानी पीने आया था। पानी पीने तो आपको रसोई में जाना चाहिए था। नौकरों के कमरे की तरफ क्यों आए? हम बताते हैं मुखियाइन जी। अब वो मुखी जी को आदत है मटके का पानी पीने की, और रसोई में फ्रिज का ठंडा पानी होता है तो इसीलिए, और मटके सारे यहीं पे रखे रहते हैं तो बस पानी पीने आए थे यहाँ पे वो। ठीक है, अब हम चलते हैं, सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। चल। देख लीजा अंजलि, साक्षी की तबीयत का हवाला देकर मैं साक्षी और वीरेंद्र को कहीं बाहर घूमने के लिए भेज दूंगी। मैं दोनों को समय बिताने की जरूरत है ना। और ये मोड़ की वीरेंद्र से दूरी बर्दाश्त न कर पाएगी। ताव में आकर वो साक्षी को जाकर सब सच बता देगी अपने और वीरेंद्र के रिश्ते के बारे में, कि वो वीरेंद्र की मोड़ की है। बस उसके बाद तो हमें कुछ करना ही ना है। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेगी, ना अपने रिश्तों को खुद ही खराब कर लेगी। हमें तो सिर्फ तमाशा ही देखना है। उसके बाद तू तो जानती है ना कि साक्षी क्या करेगी। साक्षी को जब पता चलेगा कि वो वीरेंद्र की दूसरी पत्नी है तो वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देगी। फिर ना हम दोनों क्या करेंगे? अब खड़े होकर तमाशा देखेंगे और क्या। वाह 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 माँ, कोई दुश्मनी निभानी ना आपसे सीखे। क्या क्या सोच रहे थे ना, आपका दिमाग कहाँ कहाँ तक जाता है। चलाक से चलाक लोमड़ी भी आपके सामने कुछ नहीं है। आपने सीधे सांप और नेवले को एक दूसरे के साथ लड़ाने का जो प्लान बनाया ना, मजा आ गया, मजा आ गया। कहाँ पेड़ है वो मुल्की, उसके सामने नेवड़ा का तो खड़ा करना ही चाहिए था ना। अब देख, इस नेवड़े और नागिन की लड़ाई में नेवड़ा कैसे उस नागिन को दबोच कर मार डालता है। इनकी पहले से कंडीशन तो काफी बेहतर है। इन्हें दवाइयाँ देते रहिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर अंकल, क्या माँ को चॉकलेट खिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं माँ को, खुद मत खा जाना। एक बाइट तो खा सकते हो ना माँ के हाथ से? हाँ बिल्कुल आप खा लीजिए, खाली एक। डॉक्टर साहब, भाई आपको छोड़ के आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। हाँ हाथी, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए हम इन्हें प्यार से हाथी बुलाते हैं। हाँ माँ, जब आप नहीं थे ना, हाथी ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। हाथी हमें बहुत प्यार करती है और रात को सोने के टाइम पे ना स्टोरी भी सुनाती है। कितना कुछ बदल गया है इतने सालों में। हमारे ही बच्चे हमसे दूर हो गए और घर की एक नौकरानी के इतने करीब। हमें अपने बच्चों को वापस अपना बनाना होगा। इन्हें माँ का वो प्यार देना ही होगा जो इन्हें इतने सालों से नहीं मिला। आज से कोई नौकरानी नहीं, ये माँ अपने बच्चों को संभालेगी, उनका ख्याल रखेगी। अच्छा तुम लोग जाओ, तुम लोग ना नाश्ता कर लो, हमें मुखियाइन जी से ना कुछ बात करनी है। ठीक है हाथी, ठीक है हाथी। लव यू हाथी, लव यू हाथी। वो कुछ बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपने सबके सामने ये क्यों दिखाया कि आप हमें जानती ही नहीं हैं? आपने सबको ये क्यों नहीं बताया कि अंजलि भाभी ने आपको कितने सालों से कैद करके रखा था? आपने सबसे झूठ क्यों बोला? आपने ये सब कुछ बताया क्यों नहीं उन लोगों को? लेकिन पहले तुझे वादा करना होगा। वादा कर कि वीरेंद्र को तू ये कभी ना बताएगी कि 5 साल तू मेरे कैद में थी।
हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस इतना ही कहेंगे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बाकी हमारे साथ क्या हुआ था ये हम मुखी जी को बता चुके हैं। तुमने हमारी मदद की, उसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। लेकिन अब वो सब कुछ तुम भूल जाना, और हम भी। दोबारा वो सब कुछ कभी याद मत करना और ना ही हमें याद करवाना। बस यही विनती है। मानस, ये हाथी क्यों नहीं आ रही है? सुनो, एक बात का जवाब दो। हवेली की एक मामूली नौकरानी के पास इतने अच्छे कपड़े और गहने कहां से आए? बाकी नौकरों को तो ऐसे नहीं रखते। दीदी कुछ करना। रक्षा। माँ, लगता है हाथी आपसे शर्मा रही है। माँ, असल में ये गहने और ये कपड़े हाथी के नहीं है, ये अंजलि चाची के हैं। और आप तो जानते ही हो, ये अंजलि चाची को कपड़े रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब लास्ट वीक अंजलि चाची अपने पुराने कपड़े और अपने नकली गहने फेंक रही थी, तो मैंने उन्हें कह दिया सारी चीजें हाथी को दे दो, आखिर वो हमारा इतना ध्यान जो रखती है। ठीक किया ना माँ मैंने? हाँ। चलो हाथी, अब आप हमें नाश्ता करा दो। लगता है जूही और मानस दोनों का इस लड़की से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वैसे ये भी तो इनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ये कितनी भी अच्छी हो पर हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। हमने हमारे बच्चों की कसम खाई है कि हम माँ और अंजलि के बारे में कभी मुंह तक नहीं खोलेंगे, वरना फिर से वो दोनों हमारे बच्चों को और हमारे पति को हमसे दूर कर देंगी। हम एक सच के लिए सालों बाद मिला अपना परिवार छोड़ नहीं सकते। माफ करना हमें भगवान।